हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्लॉज 8 की पार्ट 1 के स्केड्यूल फर्स्ट की। अब जरा एक बात ध्यान सुनिएगा गाइस, ये जितनी भी रिवीजन वीडियोस में बना रहा हूं इन सबके सर मैंने जो है एक फाइल बनानी शुरू कर दी है। उस फाइल का लिंक मैं आपके साथ नीचे जो है शेयर कर रहा हूं। आप उस पर क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियो जो है एक रूटीन में देख सकते हैं। हाँ, क्लॉज 6 से पहले की कुछ चीजें जो है वो रह गई हैं, तो जैसे सर वो कंप्लीट होंगी वो आपको सर और मिल जाएंगी उसी फाइल के अंदर लगी हुई। सो डोंट वरी एट ऑल। और साथ साथ में हम लोगों ने सीए फाइलिंग के प्रोफेशनल एथिक्स का सर एक स्टैंड अलोन पैकेज जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो भी आप लोग जो है देख सकते हैं बहुत आसानी से। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए बात करते हैं साहब क्लॉज नंबर 8 की। क्या बोलता है सर क्लॉज नंबर 8, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो क्लॉज नंबर 8 सर सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 1 एप्लीकेबल है किस पे? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इन प्रैक्टिस। और मैंने क्लास में आपको कई बार बोला कि सर ये लाइन आपको रट के जानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इफ और याद रखिए डीम टू बी गिल्टी ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्योंकि अदर मिसकंडक्ट भी होते तो मिस्टेक मत कर दीजिएगा, हमेशा लाइन प्रॉपर्ली लिखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स वर्ड पर ध्यान दीजिए, इफ ही एक्सेप्ट्स द पोजीशन एज द ऑडिटर। अगर वो ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है जो कि पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर रखी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर रखी थी, अगर वो सीएस सीएम में या किसी और ने कर रखी थी तो सर आपके ऊपर एक क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर रखी थी और आपने सर एक्सेप्ट कर ली विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, अगर आपने पहले एक्सेप्ट कर ली विदाउट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो आपको मान लेंगे गिल्टी। इसका देखिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आप एक कंपनी के नए ऑडिटर बनने जा रहे हैं, आपसे पहले कोई और ऑडिटर था, तो ये क्लॉज आपको बोलता है जो आपसे पहले ऑडिटर था प्लीज उससे कम्युनिकेट करो इन राइटिंग, राइट। और वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको जल्दी से जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने चार्ट बना रखा है, ये देखिए। नए ऑडिटर आएगा, कंपनी से पूछेगा क्या आपने अपनी इंटेंशन पुराने ऑडिटर को बता दी है? कंपनी बोलती है हाँ बता दी है। हम सर ऑडिटर को, पुराने ऑडिटर को एक चिट्ठी लिख देंगे कि साहब आपकी जगह पे हमारा अपॉइंटमेंट हो रहा है, आप प्लीज अपने कारण बता दीजिए, आप क्यों छोड़ के गए थे, आपके कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो रिप्लाई करता है या नहीं करता है उस पर डिपेंड करता है, क्या रिप्लाई करता है उस पर चीजें डिपेंड करती है। अच्छा, कंपनी बोलती है हमने इंटेंशन नहीं बताई है, तो फिर ऑडिटर बोलेगा अच्छा आपने उनको इंटेंशन नहीं बताया, हमें रीजन बताओ। आपको जो रीजन बताए जा रहे हैं वो आपको वैलिड लगेंगे या फिर इनवैलिड लगेंगे। अगर इनवैलिड लगेंगे तो आईसीआई बोलता है इट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस टू नॉट टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, राइट। और अगर रीजंस वैलिड हैं तो फिर से हम सर चिट्ठी भेज देंगे अपने प्रीवियस ऑडिटर को, आउटगोइंग ऑडिटर को, और उससे सर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा जी, ये सारी बातें गाइज मैंने जो है यहाँ पे लिख दी है। एक यहाँ पे खास बात नोटिस कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर सर हमारे ऑडिटर ने विद इन अ रीजनेबल टाइम रिप्लाई नहीं किया, हमारे आउटगोइंग ऑडिटर ने अगर विद इन अ रीजनेबल टाइम रिप्लाई नहीं किया, तो हम लोग जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारे ऊपर फिर किसी तरह का कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुकदमा नहीं चलेगा। हाँ, उसका रिप्लाई आएगा तो हम लोगों को एक्ट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। हम देखेंगे उसके प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस तो कोई नहीं आए, हम देखेंगे उसने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर होती है। सो ये प्रोसीजर आपके माइंड में होना चाहिए। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में साहब आप जो है आपके पास एक ऑप्शन आता है लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यानी डिस्पैच का प्रूफ, और एक आता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू यानी रिसिप्ट का प्रूफ। यहां पे सर हमें चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिर्फ लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से काम नहीं चलेगा। इससे डिस्पैच का तो प्रूफ मिल जाता है लेकिन रिसिप्ट का प्रूफ नहीं मिलता है। इससे डिस्पैच का भी प्रूफ मिलता है, रिसिप्ट का भी प्रूफ मिलता है। और ये फ्रेज आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, दैट यू शुड हैव, दैट इज द इनकमिंग ऑडिटर शुड हैव पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी। ये फ्रेज मेरे साथ एक बार रिपीट कर दीजिए, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये आप अपने आंसर में लिख के आएंगे और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद अब देखिए आपने चिट्ठी लिखी थी, वहां से रिप्लाई आ रहा है। अब रिप्लाई क्या आ रहा है, उसमें रीजंस बताए जा रहे हैं कि सर वो क्यों छोड़ के गए थे। पहले यहां पे 3 रीजंस पे ध्यान दीजिएगा। पहला रीजन है सर कि भाई उसको निकालते समय नॉन कंप्लाइंस हुआ है 140, 141, 142, 139 का, तो सर आप लोग जो है ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। यानी कि पुराने ऑडिटर के साथ नॉन कंप्लाइंस था 139, 140, 141, 142 का, तो आप लोग जो है ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां पे सर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर है, 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर है, और 142 मैंने बता दिया आपको। और कौन सा बच गया हमारे पास, एक सेक्शन 141 जो हमारा एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह से डील करता है। अच्छा जी, देन बात करते हैं सर नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस वो होती है जिसपे क्लाइंट भी एग्री करता है, आउटगोइंग ऑडिटर भी एग्री करता है, लेकिन फिर भी उसकी पेमेंट नहीं की जा रही है। तो ऐसे केस में सर आपको गाइडलाइंस दी गई है कि आप जो है अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट विल अमाउंट टू
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ, क्वालिफाइड रिपोर्ट जब दी है, क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी जाने वाला ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट देके गया है, तो भाई साहब रिपोर्ट अगर क्वालिफाइड थी बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस तो आप लोगों को ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एनी अदर रीजन यानी वैलिड रीजन नहीं थे, रिटायरिंग ऑडिटर का, आउटगोइंग ऑडिटर का एटीट्यूड खराब था, उसे बदला लेना था ऑन अ फनी नोट, और रिटायरिंग ऑडिटर की एक्स गर्लफ्रेंड की पति की कंपनी थी, ओके तो भाई साहब उसने अगर इस चक्कर में जो है गलत ओपिनियन दे दिया तो भाई साहब हम लोग जो हैं हम ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसने क्वालिफाई करी थी रिपोर्ट फॉर वैलिड रीजन, तो हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि हमें ऑडिट एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे आईसीएआई ने एक बड़ी अमेजिंग लाइन लिखी है, और वो लाइन ये बोला है कि सर इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती प्रोफेशन की कि एक ऑडिटर को इनकन्वीनियंट पाए जाने पर निकाल दिया गया और दूसरे ऑडिटर ने जो है उसको रिप्लेस कर दिया विदाउट रेजिंग ऑब्जेक्शंस, राइट। तो ये लाइन से मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत बढ़िया से हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अगर डिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है, कम ऑन, कौन सी ऑडिट फीस है, डिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है, तो भी इनकमिंग ऑडिटर को एक तरह से पुश मिला है कि इनकमिंग ऑडिटर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी जो है सेटल करवाने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है तो इनकमिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी गई कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उस चीज को जो है सेटल कराने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट कवर, ये पॉइंट कवर, और साथ में सर हमारे पास जो है ये प्रोसीजर कवर हो चुका है। और उसके बाद केस लॉज है, केस लॉज की जगह हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब चलते सर कुछ और टुन्नू मुन्नू पॉइंट्स पे, और टुन्नू मुन्नू पॉइंट्स के जरा ये देख लीजिए। एक तो साहब इस क्लॉज के पीछे का ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको सबसे पहले जानने चाहिए रीजंस क्यों चेंज किया जा रहा है। कहीं क्वालिफाइड रिपोर्ट की वजह से तो चेंज नहीं किया जा रहा, अगर क्वालिफाइड के बाद आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर क्वालिफाइड वैलिड रीजंस के लिए थी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर क्वालिफाइड सर अदरवाइज थी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये देखना है कि सर उसने अपनी ये विश क्यों एक्सप्रेस करी थी कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस में रॉन्ग था। इसका कनेक्शन गाइस पता है कहां का बनता है, अगर आप एसए में बनाने के बैठोगे तो भाई साहब आपका एसए 200, 210, 220, 510 इन सारे एसए से जो है इसका कनेक्शन बनता है। 210 में आप जब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री होना चाहिए, याद करिए बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी एग्रीड। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे एग्री होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपका एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एफआरएफ एक्सेप्टेबल ना होने की वजह से पुराना ऑडिटर छोड़ के जा रहा है। अच्छा 220 कॉन्टिनेंस एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्टिनेंस और एक्सेप्टेंस पे लगता है 220। अब कॉन्टिनेंस और एक्सेप्टेंस करते समय आप देखते हैं कि सब मैनेजमेंट के नाम तो खराब नहीं है, मैनेजमेंट किस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं थी, 220 लग गया। SQC1 भी आप लोग यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, SQC1 में भी एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस की बात होती है। SQC1 और ऐसे 220 में फर्क क्या होता है, SQC1 ओवरऑल सारे एंगेजमेंट से डील करता है, ऐसे 220 सिर्फ और सिर्फ ऑडिट से डील करता है, ये बात याद रखेंगे। 510 डील करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से, तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, क्लॉज 8 की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अच्छा जी, देन इसके बाद सर इससे सेफ गार्डिंग मिलती है, इसको मैंने बताई दिया, सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस आपको सेफ गार्डिंग मिलती है। नाउ सम अदर पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, क्या ये जो क्लॉज 8 है ये सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट पे एप्लीकेबल है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे, ये सारे तरह के ऑडिट्स पे, सारे तरह के ऑडिट्स पे, चाहे सर वो टैक्स ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, कॉन्करेंट ऑडिट हो या एनी अदर काइंड ऑफ ऑडिट हो, अगर प्रीवियस ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्लॉज 8 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जरा यहां पे देखिएगा, ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, ये एक ईयर है। आप इस ईयर में जो है इनकमिंग ऑडिटर हैं और इस ईयर में कोई ऑडिटर ही नहीं था, टैक्स ऑडिट की बात चल रही है, यहां पे सर एक आउटगोइंग ऑडिटर था, तो इनकमिंग ऑडिटर को बोला जा रहा है कि सर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कोई ऑडिटर नहीं था तो कोई बात नहीं, उससे पुराने वाले फाइनेंशियल में जो ऑडिटर था आपको उससे कम्युनिकेट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 8। अच्छा जी, देन बात करते हैं सर कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, व्हाट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, वेरी 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 सिंपल सर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस ये देखिए, ये है क्लाइंट, ये है ऑडिटर, क्लाइंट ने बोला ऑडिटर बाबू मेरा टैक्स ऑडिट कर दो, मेरी टैक्स रिटर्न की जो है डेट आ रही है, प्लीज ना मत बोलना। ऑडिटर कह रहे हैं सर मेरे ऊपर तो क्लॉज 8 लगता है, मुझे पहले आपके प्रीसीडिंग ऑडिटर से जो है बातचीत करनी पड़ेगी, फिर सर उसके प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस आएंगे या जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसे कंसिडर करना पड़ेगा। क्लाइंट कहता है सर इतने में तो सर गई भैंस पानी में, तो ऑडिटर कहेगा कि ओके मैं आपका ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल है, राइट। दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस जो आपका प्रीवियस ऑडिटर बताएगा मुझे, दिस इज सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन जो आपका प्रीवियस ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर देगा मुझे, और मैं अपनी फाइनल एक्सेप्टेंस उससे कम्युनिकेट करने के बाद, उससे इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन सुनने के बाद जो है वो लूंगा, राइट। तो आप इमीडिएटली काम की
इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हो अपना काम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं, लेकिन दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंडीशनल। और सर ये क्लियर होना चाहिए क्लाइंट को कि सर अपॉइंटमेंट जो है सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस, और फाइनल एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पुराने वाले ऑडिटर से। 140 से सर आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 140 में सर हमारे पास दो सबसेक्शन होते हैं, 141 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, जो इससे डील करते हैं। 1 में ऑडिटर को निकाला जाता है, 2 में ऑडिटर छोड़ के जाता है। तो 1 में जब ऑडिटर को निकाला जाता है सर, तो सारा प्रोसेस बोर्ड मीटिंग के बाद सर सीजी का अप्रूवल के बाद सर रेजोल्यूशन पास होना, वो सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 140 सबसेक्शन 2 में वो रेजिग्नेशन देता है, और रेजिग्नेशन के बाद सर वो अपनी जो है सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के केस में, अदरवाइज रजिस्ट्रार और कंपनी को सर एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट देता है, रीजंस बताते हुए। आप उस स्टेटमेंट को भी जो है स्टडी कर सकते हैं। ये है उसका रिलेशन, राइट। और ऐसे 210 में आपको एक चीज और बता दूं कि जब वो छोड़ के जाते हैं तो कई एसएस भी हमें बोलते हैं सर विड्रॉ करने के लिए। ऐसे 210 का एग्जांपल उठाता हूं मैं। ऐसे 210 में अगर आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जा रही है, और इतनी ऐसी लिमिटेशन लगाई जा रही है कि आपके एश्योरेंस का लेवल नीचे आने वाला है, तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, आपको वहां पे बोला गया था कि आप विड्रॉ कर सकते हैं एंगेजमेंट से, अगर वो आपको वैलिड रीजंस नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो वहां पे भी अगर सर ऑडिटर ने विड्रॉ किया है तो आपको उसके बारे में भी जानकारी जो है वो ले लेनी चाहिए। लीजिए साहब, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी। आई होप ये चीजें आपको पता है। एक बार मैं जल्दी से और बता देता हूं। देखिए, इन कारणों की वजह से जो है ऑडिटर को निकाला जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिस्कस नहीं हो तो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये 2 कारण थे, आप सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कारण था, तो आप देखेंगे कि सर रिपोर्ट क्वालिफाई क्यों हुई थी। ओके, अनडिस्प्यूटेड फीस थी, सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिस्प्यूटेड फीस थी, हम लोग सर सेटलमेंट में अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके उसको सेटल कराने की कोशिश करेंगे। राइट गाइस, उम्मीद करता हूं आपने इस रिवीजन वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। सीए फाइनल का प्रोफेशनल एथिक्स, सीए फाइनल के स्टैंडर्ड्स, सब कुछ सर हम लोग आपके लिए लेके आ गए। Edu91 ऐप पे जाना ना भूलें, और एक बार जरूर देखें हमारे Edu91 ऐप सीए फाइनल स्टडीज के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। वेट, क्वेश्चन रह गया। पहले तो ये केस स्टडी है बहुत ही जबरदस्त। इस केस स्टडी के अंदर देखिए क्या बता रखा है सर। ये है कि इंटरनल ऑडिटर की सर अपॉइंटमेंट हुई। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इन्फॉर्म करना भूल जाता है, तो ये क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? आंसर इज नो। सर यहाँ पे आप देखिए क्या इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिप्लेस कर रहा है? आंसर इज नो। ये तो सर दोनों जो है पैरेलल पोजीशन है, यानी कि सर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई कोई भी नया बंदा आएगा वो सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटीमेट करेगा। सर नहीं, सर नहीं, ये कहाँ सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सब बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी तरह का सर एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया, ये रहा आपके सामने सीएटी वाला। इवन सर हमने ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वाला पॉइंट भी जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्यों चाहिए? इस कारण की वजह से चाहिए, वी नीड पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी। और लास्ट में सर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और वो कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। यहां पे सर क्या हुआ कि एक ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, और सर वो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना भूल गया, उसने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद उसे याद आया कि भाई मैंने तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं, मैंने तो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उसने अपनी गलती को रियलाइज किया और उसने जो है कम्युनिकेट किया। यहां पे सर ये व्यक्ति जो है गिल्टी पाया जाएगा, ऑल्दो इसने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करी, बट क्लॉज 8 बोलता था आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एंगेजमेंट अगर आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा इन राइटिंग। तो इसने एक्सेप्टेंस तो कर ली थी, विच इज रॉन्ग, which will deem to be a professional misconduct। लीजिए साहब, क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ, सीखते नहीं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय।